एक नया मेहमान पार्ट 2। आंटी, आयुष को बुला दीजिए प्लीज। आंटी, बेबी घर कब आने वाला है? बेबी का नाम क्या है? अरे, नाम से याद आया कि नाम का महासंग्राम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर लड़का होता तो मोहित ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, विरल, आदित्य, हिमांशु। रागिनी ने जवाब में शॉर्टलिस्ट किए थे कुंज, मलय, कोशुतुब्स। अच्छा, अगर लड़की होती तो मोहित ने अपना फाइनल नाम एक ही सोच लिया था, आयशा। और रागिनी का फैसला था कि उनकी बेटी का नाम अदिति होगा। इन 8 नामों की लड़ाई में बेचारा आयुष पिसा जा रहा था। न जाने कितनी बार वो पर्चियां उठा चुका था, न जाने कितनी बार वो आंखें बंद करके बड़ी सी सीट पर कई नामों में से एक नाम पर उंगली रख चुका था, लेकिन हर बार मियाँ बीवी में कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाते थे और फैसला खारिज हो जाता था। ये सब करते करते गोद भराई का दिन भी आ गया था। घर रिश्तेदारों से भरा था। औरतें ढोलक मंजीरे पर अपनी धुन में गाने लगी रही थी। उधर अपने कमरे में रागिनी तैयार हो रही थी। साड़ी नहीं छांट पा रही थी, उलझ नहीं रही थी। आखिरकार तैयार होकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। मोहित को देखा, खूबसूरत लेकिन बहुत थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ घंटों में किचकिच में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। बेहोश होने लगी, एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। फौरन रागिनी को अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, वरना कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस वाले ड्राइवर ने मोहित को 3 बार कह चुका था, भैया जरा सा तेज चलाइए। नहीं सुन रहा था। आखिरकार मोहित उस पर चिल्ला गया था। बेहदवास था वो उस आधे घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, जैसे जिंदगी का साफ सुथरा फ्रेम। लेकिन अचानक किस्मत ने उनका शीशा चटका दिया था। रागिनी बेहोश थी और जवाब नहीं दे रही थी। बड़ा अकेला महसूस कर रहा था और वो अचानक मोहित अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी का ख्याल करे या दौड़कर पर्चा बनवाए। खैर, डॉक्टर्स ने आखिरकार रागिनी को एडमिट कर लिया। मोहित जाकर उसके बेड के बगल में बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। पहली बार रागिनी के इस बहादुर लड़की के चेहरे पर शीशन देखी थी। माँ बनने का सपना वो बचपन से संजोए थी। यह सपना वो खोना नहीं चाहती थी। मोहित ने रागिनी की खातिर दफ्तर से छुट्टी ली। दौड़ते हुए सब काम करता रहता था दिन भर, और उधर घर में माँ एक नन्ही सी जान आयुष का ध्यान बटा रही थी और प्रार्थना भी कर रही थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन रागिनी की हालत सुधर ही नहीं रही और उम्मीद और ना उम्मीद के बीच एक दरीचा है कि और उस दरीचे में से मोहित अपनी पत्नी की जिंदगी को देख रहा था। उसने तो सारी जिंदगी का सोचा समझा प्लानर तैयार कर लिया था। कब शादी करेगा, कब पहला बच्चा होगा, कब दूसरा, कब उनके लिए फिक्स डिपॉजिट। लेकिन इस सोचे समझे कैलेंडर में एक नया पन्ना कहीं से उड़कर आ गया। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हम डिलीवरी डेट तक वेट नहीं कर सकते, हमें ऑपरेशन करके प्री मैच्योर डिलीवरी करनी होगी। 2 दिन बाद मरीजों वाली हरी ड्रेस पहनकर रागिनी अपने वार्ड से निकल गई और पहियों वाले स्ट्रेचर पर सवार होकर अटेंडेंट से उसे लंबे कॉरिडोर में लेकर चले। मोहित तो भी साथ भी ही चल रहा था। नास्तिक था, पर आज किसी अनजाने इष्ट देवता को याद भी कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाद उससे रुकने को कहा गया। मोहित एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई। दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी खत्म भी हो गई और पेशेंट बाहर भी आ गया। मोहित बेचैन हो रहा था। अचानक डॉक्टर ऑपरेशन के बाद धुले हाथों को पहुंचते हुए आया और कहा, मिस्टर मोहित। मोहित अचानक खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ एकदम ठीक है, लेकिन आपका बच्चा स्टिल बॉर्न बेजान पैदा हुआ। मोहित और रागिनी की जिंदगी का खूबसूरत फोटो फ्रेम जमीन पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बच्चा जिसका उन्हें 1 साल से इंतजार था, वो उनकी जिंदगी में आने से पहले ही उन्हें अलविदा कहकर चला गया था। ये बातें सिर्फ रागिनी की माँ को बताई गई। रागिनी का प्राइवेट वार्ड दिन भर दोनों औरतों की सिसकियों से भरा रहता। मोहित के अंदर भी बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे किसी ने तकलीफ में डूबा हुआ खंजर उसके सीने में डालकर हाथ को फिरा दिया हो। वो भी जोर जोर से सिसक कर रोने चाहता था, लेकिन मजबूर था। ऐसे वक्त में कमजोर नहीं दिख सकता था। घर पर आयुष को एक झूठ बता दिया गया था कि उसकी मम्मी को एक इन्फेक्शन हो गया है और उसे किसी से भी मिलने की मनाही थी। मोहित और रागिनी का अपना गम इतना तकलीफदेह नहीं था जितनी उस लम्बे का डर था। जब उस अपने घर में वापस दाखिल होने वाले थे, खाली हाथ वो दोनों जब घर से निकले तो उन्हें नन्हे से सपने को घर लाने के लिए निकले थे, जो 1 साल से उनकी आंखों में बसा हुआ था। लेकिन आज वो सपना जल चुका था। रागिनी को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त मिलने वाली ही थी, लेकिन शायद उस वक्त के लिए उसे किसी भी चीज़ का कोई मोह ही नहीं बचा था। वो टूट चुकी थी, दीवारों की ताकती रहती थी, अचानक रो पड़ती थी। कुछ और दिन बीत गए। आखिरकार एक दिन रागिनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मोहित ने अस्पताल से चलने से पहले एक घर फ़ोन किया। आया ने उठाया। आयुष ने
कहा आयुष कहाँ है? मोहित ने कहा एरोप्लेन बना रहा है साहब। पीछे आयुष ने जोर जोर से गाने की आवाज़ आ रही थी। वो हाथ हवा में फैलाकर हवाई जहाज बनकर सारे घर में गाता फिर रहा था। मेरे घर एक काका आने वाले हैं। मोहित ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। पेपर वर्क पूरा हो गया, वो लोग चल दिए। आधे घंटे बाद मोहित ने अपने घर पर घंटी बजाई। आया ने दरवाजा खोला और पलटकर चिल्लाई आयुष देखो कौन आया है। आयुष दौड़ता हुआ आया और वहीं एरोप्लेन वाली मुद्रा करता हुआ बोला कहाँ है बेबी, कहाँ है बेबी? मोहित ने पलटकर रागिनी और उसकी माँ को देखा। रागिनी बोली लो ये है तुम्हारा बेबी। रागिनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। पाँव मारता हुआ, अपनी जरा जरा सी मुट्ठियाँ भींचता हुआ, अपनी आंखें खोलकर रोशनी में मीचता हुआ। रागिनी की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और आयुष की जिंदगी की खातिर मोहित और रागिनी ने एक नन्ही सी जिंदगी को एक नई जिंदगी देने का फैसला कर लिया था, अनाथालय जाकर।